सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज कोविड-19 महामारी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर मोती गोयल। डॉक्टर मोती गोयल कुरुक्षेत्र हरियाणा में पिछले 25 वर्ष से एज एनेस्थेटिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी एमबीबीएस और एमडी एनेस्थीसिया पीजीआईएमएस रोहतक से की है। उसके बाद वे वहीं पर सीनियर रेजिडेंसी वो 1 साल राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में काम किया है। अब 1995 से वे अपनी सेवाएं यहाँ कुरुक्षेत्र में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले हमारे श्रोताओं से आप कोविड-19 महामारी के बारे में परिचित करवाइए। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आजकल जैसे सभी जानते हैं, कोविड महामारी पूरे संसार में फैल चुकी है। यह महामारी चीन से शुरुआत हुई और इस समय संसार में कोई भी देश इससे बचा नहीं हुआ है। शुरू में यह महामारी हमारे को एनिमल से इंसान में आई और इस समय यह महामारी इंसान से इंसान में हो रही है। कोविड-19 एक वायरस डिजीज है जो कि कोरोना नाम के वायरस से फैलती है। यह कोरोना वायरस इस तरह का पैथोजन है जिसके बाहर प्रोटीन की सेल होती है और यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद हमारे में इस महामारी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और यह महामारी बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इसीलिए इस महामारी ने पूरा संसार इस समय घेरा हुआ है। अब डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि इस बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है, व कौन सी श्रेणी के लोगों में यह बीमारी ज्यादा गंभीर रूप धारण कर सकती है। जब भी कोई इंसान कोविड वायरस के संपर्क में आता है तो कुछ दिनों बाद उस इंसान में इस महामारी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। उन लक्षण में मुख्यतः लक्षण इस तरह से है: खांसी होना और छींक आना। और जो छींक इस महामारी से होती है उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो पानी वाला डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा उस मरीज का गला पक जाता है और उसको इरिटेशन महसूस होती है, सांस की दिक्कत महसूस होने लगती है और कई बार सांस की गति भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ मरीजों में बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है और इंसान को काफ़ी कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। कुछ मरीजों में हमारी आंतड़ियाँ भी इस बीमारी में लक्षण दिखाती है, जैसे कि दस्त का लगना वगैरह वगैरह। और कुछ मरीजों में स्मेल और टेस्ट जैसी सेंसेशन भी ख़त्म हो जाती है। तो ये लक्षण मुख्यतः हमें इस बीमारी से ग्रसित होने पर मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनको कोविड महामारी हो जाती है लेकिन उनमें कोई लक्षण सामने नहीं आते। इस महामारी में मुख्यतः ज़्यादा खतरा उन मरीजों में बना रहता है जिनकी रोग प्रतिरोधक अक्षमता पहले से ही बहुत कम है। जैसे कि जो लोग 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं या जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम है, जैसे कि शुगर के मरीज, दिल की बीमारी के मरीज, गुर्दों की बीमारी के मरीज, लीवर डिजीज वाले मरीज, जो लोग बहुत ही
भारी है या कोई भी कैंसर मरीज जो कि हमारी इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयों पर होते हैं, और दमा के मरीज या जो लोग रेगुलर धूम्रपान करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। और अगर इन मरीजों को यह बीमारी जकड़ लेती है तो उनमें इसके जो लक्षण हैं वो गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप हमें ये बताइए कि हम इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हाँ जी, यह बीमारी हमें ना होए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बीमारी मुख्यतः ड्रॉपलेट से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। चाहे तो वो ड्रॉपलेट डायरेक्टली हमारे नाक और मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, या इनडायरेक्टली वो जब किसी सरफेस पर पड़ जाते हैं और उस सरफेस को अगर हम टच करते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अब हमें मेन ध्यान यही रखना है कि ये जो बीमारी के कीटाणु है हमारे शरीर में प्रवेश ना करें। तो उसके लिए हम ये साधन ध्यान रखेंगे। जैसे कि पहला जो साधन है, फेस मास्क का रेगुलर प्रयोग करना है। फेस मास्क में जो अभी तक हम बताते हैं उसमें यही बताते हैं कि फेस मास्क जो अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें 3 लेयर फेस मास्क हम सुझाव देते हैं, जो हमारी नाक और मुंह को अच्छी तरह ढक ले, और उसमें 3 क्वालिटी होना ज़रूरी है। पहली क्वालिटी उसकी फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ वायरस, जैसे कि N95 का मतलब है कि 95% इसकी फिल्ट्रेबिलिटी पावर है। दूसरी क्वालिटी उसमें से कोई भी लिक्विड अंदर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि ये लिक्विड रेजिस्टेंट होना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी, हमें सांस लेने में कोई भी उस मास्क में दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। जो लोग कोविड के मरीज के संपर्क में रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स और पुलिस कर्मचारी, उनको N95 मास्क ही यूज करना चाहिए। लेकिन बाकी लोग 3 लेयर सर्जिकल मास्क भी यूज कर सकते हैं। मास्क का हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसकी अंदर वाली साइड कौन सी है और बाहर वाली साइड कौन सी है, नाक वाली साइड कौन सी है और चिन वाली साइड कौन सी है, ताकि हम उसको प्रॉपर यूज कर सकें। और जब भी हम अकेले होते हैं और अपने मास्क को उतारते हैं तो उसके बाद हाथों को साबुन और पानी से अवश्य धोएं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज करें, ताकि जो कीटाणु हमारे हाथ को टच करते हैं वो वाश होकर ख़त्म हो जाए। तीसरी जो चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब ये है, कहीं पर भी हम भीड़ वाले जगह पर जाते हैं या किसी दूसरे इंसान के संपर्क में आते हैं तो 2 मीटर की दूरी कम से कम आपस में बनाए रखें। क्योंकि अगर कोई भी इंसान छींकता है या खांसी करता है या बोलता है, उस समय इस वायरस की डोज हमारे ऊपर आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मास्क का यूज़ भी करें उस समय, और 2 मीटर की दूरी भी बनाकर रखें। चौथे नंबर पर जो सबसे ज़रूरी है, जो बहुत बार नहीं बताया जाता, वो कॉन्टैक्ट टाइम है। कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब ये है, जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो हम अपना कॉन्टैक्ट टाइम कम रखें। जब एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्रुप बैठा होता है तब हमारा कॉन्टैक्ट टाइम नॉर्मली 40 मिनट से कम होना चाहिए।
और जब हम किसी इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि डॉक्टर जब किसी मरीज को चेक कर रहे होते हैं या कोई उससे बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम कांटेक्ट टाइम 6 मिनट से कम होना चाहिए। जितना भी कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होगा उतने ही वायरस हमारे शरीर में ज़्यादा प्रवेश करेंगे। और एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वायरस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि यह केवल तभी मल्टीप्लाई कर सकता है जब यह किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। किसी भी सरफेस के ऊपर यह कुछ समय तक तो सरवाइव कर सकता है, लेकिन वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए एक बार ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा, इन साधनों के अलावा हम इम्यूनिटी अपनी जो है हर समय स्ट्रोंग रखें, क्योंकि जिन अक्षण में हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रोंग रखने के लिए हमें अपने जो दिनचर्या में काफ़ी सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे कि सुबह जब हम उठते हैं, हर रोज़ उठकर हम गर्म पानी 1 या 2 गिलास ज़रूर पिएं। उसके बाद हल्के गर्म पानी से नमक डालकर या बिना नमक के गरारे करें, क्योंकि यह वायरस हमारे गले को और नाक के पिछले हिस्से को मुख्यतः अपना घर बनाता है। अगर वो जगह हमारी साफ रहेगी तो इसको वहाँ पर प्रवेश करके मल्टीप्लाई होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा हम सुबह उसके बाद हर रोज़ आदत बना लें कि अकेले में अपना सैर करना, साइकिलिंग करना, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करना ज़रूर शुरू करें। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों में हम ये ध्यान रखें, या तो हम सभी हेल्थ से रिलेटेड वर्कआउट अकेले करें, और अगर कोई लोग ग्रुप में योगा करते हैं तो वो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। और कुछ योगा कोविड के डेज में ऐसे है जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि ज़ोर ज़ोर से हंसना या ज़ोर ज़ोर से गले में से आवाज़ें निकालना, क्योंकि इस तरह के योगा में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा वायरस का लोड बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है। और योगा के बाद कुछ लोग दांतुन करने की आदत डाल लेते हैं। इन दिनों में दांतुन बिल्कुल ना करें, क्योंकि दांतुन कर कर जब वो इधर उधर थूकते हैं तो वह थूक दूसरों के जूतों के द्वारा उनके घर तक चला जाता है और इस बीमारी को फैलने में मदद करता है। हम जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट्स हो, उनको खाने से पहले 1 बाल्टी में पानी डालकर और उस पानी में 1 चम्मच या तो बेकिंग सोडा और या KMnO4 के कुछ क्रिस्टल में डिप कर दें, ताकि उसके ऊपर का इन्फेक्शन 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाए और उसके बाद ही हम वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने लिए यूज़ करें। खाना हमारा हाइजेनिक होना चाहिए और घर का बना होना चाहिए, उससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा अभी तक जो सामने आया है, विटामिन सी, जिंक और विटामिन D3 इस बीमारी में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। और आजकल मार्केट में ऐसी गोलियां अवेलेबल है जिसमें तीनों विटामिन इकट्ठी मिल जाती है। उस विटामिन का सेवन भी हमारे लिए लाभदायक है। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हो जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये बीमारी हमें हो चुकी है? या तो ये बीमारी हमें किसी पहले से ही
जो कोविड बीमारी से ग्रस्त है उस मरीज के संपर्क में आने से हमें लगता है ये बीमारी हमें हो सकती है, या हमें कुछ सिम्टम सामने आते हैं तब हमें एहसास होता है कि मुझे ये बीमारी हो सकती है। इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी कोविड मरीज के संपर्क में आते हैं तो उसके संपर्क में आने के बाद हमें जो कोविड का इंक्यूबेशन टाइम है वो 2 से 14 दिन है। हमारे अंदर लक्षण नॉर्मली 5 दिन के बाद आते हैं, इसलिए कोविड टेस्ट हम 5 दिन के बाद ही करवाना चाहिए। और जो 5 दिन तक है उस टाइम तक हम अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे अंदर अगर ये वायरस आ भी गया तो वो दूसरों में मत फैले। 5 दिन के टेस्ट के बाद अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो हम अपना ध्यान अगले 1 हफ्ते और रख सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से हम आगे अपना इलाज शुरू करेंगे। या हमारे अंदर जो लक्षण मैंने पहले ही बता दिए हैं उन लक्षण में से अगर कोई भी लक्षण आता है तो हमें कोविड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। कोविड टेस्ट में आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट होने लग गया है, जिसकी रिपोर्ट साथ ही साथ मिल जाती है। लगभग 20 मिनट के बाद हमें पता लग जाता है कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका मतलब आपको कोविड है, लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव है तब भी 50% चांस बने रहते हैं कि हम कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हम दूसरा टेस्ट जो इसका है उसकी स्पेसिफिसिटी इससे ज़्यादा है। वो टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट। इस टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद मिलती है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी 70% तक है। और इस टेस्ट में हमें एक होता है CT वैल्यू। CT वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। अगर वो वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो हमारी इन्फेक्टिविटी बहुत कम होती है, और अगर वो वैल्यू 25 से कम है तो हमारी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है। अभी लेटेस्ट एक टेस्ट का नाम और आया है, उसका नाम है टाटा CRI-SPR टेस्ट। इसकी स्पेसिफिसिटी 98% है, लेकिन ये टेस्ट अभी होना शुरू नहीं हुआ। तो इन टेस्ट से ही हमें पता लगेगा कि हमें कोविड है या नहीं। अगर इस बीमारी को रोका जा सकता है, मतलब कोई मेडिसिन है जो हम एडवांस में ले सकते हैं? हाँ जी, कुछ जो अभी तक ट्रायल मेडिसिन है इसमें बहुत सारे प्रिवेंशन मेजर जो मैंने पहले ही बता दिए हैं। उसके अलावा जो लोग कोविड मरीज के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क में आते रहते हैं या जिनके घर में ऐसे लोग रहते हैं, उन लोगों को प्रिवेंशन के लिए अभी तक जो दवाइयाँ सामने आई है वो इस तरह से है। या तो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि एक एंटी मलेरियल दवाई है उसका सेवन कर सकते हैं। उसका सेवन 400 मिलीग्राम की गोली हम हर हफ्ते 5 हफ्ते तक दिन में 1 बार ले सकते हैं। हफ्ते में केवल 1 बार 400 मिलीग्राम की एक गोली लेनी है, लेकिन ये गोली हम उन मरीज को नहीं देते जिनको या तो हार्ट की कोई शिकायत है, या उनको कोई रेटिनोपैथी है, सोरियासिस है, या जिन बच्चों की उम्र 15 साल से कम है, उनमें हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देते। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा दूसरी जो दवाई आई है वो आइवरमेक्टिन है। उसकी 12 मिलीग्राम की एक गोली 1 गिलास पानी के साथ हम पहले दिन, 7वें दिन और 30th डे 30वें दिन हम 3 गोली का इलाज 1 महीने में प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। एक बार हो जाने पर आगे इसमें कैसे इसका इलाज करना है? अगर हमें ये पता लग जाता है कि हमारा टेस्ट कोविड के लिए पॉजिटिव है
तो हम इस बीमारी के लक्षण के हिसाब से आगे का इलाज डिसाइड करते हैं, जिसमें कि 50% मरीज तो वो होते हैं जिनको कोई सिम्टम होता ही नहीं, और 25% मरीज अंदाज़ा वो होते हैं जिनके सिम्टम माइल्ड ही होते हैं, और 20% मरीज वो होते हैं जिनके सिम्टम मॉडरेट होते हैं, और केवल 5% मरीज वो होते हैं जिनके सिम्टम सीरियस होते हैं। तो जिनके एसिम्टोमेटिक पेशेंट है और जिनके सिम्टम बहुत ही माइल्ड है, उनको हम सलाह देते हैं कि वो अपने घर पर क्वारंटाइन हो जाएं। क्वारंटाइन टाइम इसमें 2 हफ्ते का है, क्योंकि जो वायरस की ग्रोथ है वो 2 हफ्ते ही होती है। 2 हफ्ते बाद ये वायरस हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली मर जाता है। उस 2 हफ्ते के दौरान हम हर मरीज को होम क्वारंटाइन में ये सलाह देते हैं कि वहाँ पर वो अपने सिम्टम को मॉनिटर करे, कि कोई भी अगर उसकी सांस में लेने में दिक्कत होती है या सांस की गति बढ़ जाती है तो वो अपने डॉक्टर को उसी समय संपर्क करें। और होम क्वारंटाइन में भी डॉक्टर के साथ टेलीफोन पर संपर्क में रहना ज़रूरी है। होम क्वारंटाइन के बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन का बार बार देखना। आजकल फिंगर वाले पल्स ऑक्सीमीटर ईजिली अवेलेबल है, जो कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और दिल की गति ये दोनों चीज़ें बताते हैं। हमारी जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 96% से नॉर्मली ऊपर होती है। अगर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में 94% से नीचे आती है तो हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा का मॉनिटर करना और अपने सिम्टम को मॉनिटर करना घर पे ज़रूरी हो जाता है। घर पर जो इलाज हम देते हैं वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। उसमें इलाज में यहाँ पर बस मैं यही बताऊंगा कि इलाज या तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्राल और विटामिन सी, जिंक एंड बी कॉम्प्लेक्स के अलावा अगर बुखार हो तो टेबलेट पैरासीटामोल, अगर गला खराब हो तो टेबलेट सिट्रीजिन घर पर सलाह दी जाती है। और जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मना है उनको आइवरमेक्टिन के साथ कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन और विटामिन पैरासीटामोल एंड सिट्रीजिन की सलाह दी जाती है। लेकिन कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें, और घर में बाकी जो घर के मेंबर है उनसे अपने आप को आइसोलेट रखें, और जब भी उनसे दूरी बनाने के अलावा उनके सामने मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि यह बीमारी घर के बाकी मेंबर्स में ना फैले। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा, आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ज़रूर रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। जिन लोगों के जो सिम्टम है वो जैसे कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन का 94% से कम होना, या जो सांस की गति है वो 22 से 30 के बीच में चले जाना, या जो लगातार बुखार का चलना, इस तरह की सांस में किसी भी तरह की दिक्कत का महसूस होना, तो उसको हम मॉडरेट सिम्टम में गिनते हैं। उस समय हम सलाह देते हैं कि अपने डॉक्टर से संपर्क करके हॉस्पिटलाइज हो जाएं और बाकी का इलाज हॉस्पिटल में ही शुरू करें। इसी तरह जब यह सांस की गति 30 से ज़्यादा बढ़ जाती है, या ऑक्सीजन की मात्रा 90% हो जाती है, या हमें किसी तरह की सांस लेने में दिक्कत होती है, या हमारी जो उंगलियां नीली पड़नी शुरू हो जाती है, तो हम सीवियर डिग्री में गिने जाते हैं, और उस समय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बाकी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इलाज में उसमें पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि एक्सरे चेस्ट, सीटी चेस्ट
लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, CRP, डी डाइमर, IL-6, LDH, फेरिटिन लेवल, ECG वगैरह वगैरह। इन टेस्ट के बेस पर ही हम बीमारी की गंभीरता जान पाते हैं, क्योंकि यह बीमारी अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, हमारे ब्लड जो खून की नसें हैं उनके अंदर खून के छोटे छोटे धब्बे बना देती है और उन धब्बों के कारण से हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली हमारे जो दोनों फेफड़े हैं वो सबसे पहले इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं। तो हम उन मरीजों को जो खून को पतला करने वाली दवाई है जैसे कि इकोस्प्रिन या जो हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली दवाई है जैसे कि स्टीरॉइड्स, और अगर बीमारी के लक्षण बहुत जल्दी आ गए और अभी 12 दिन नहीं हुए तो एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि रेमडेसिविर वगैरह शुरू करनी पड़ती है। और अगर ये दवाइयाँ समय पर शुरू हो जाए तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद भी अगर हमें हॉस्पिटल में कोई सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर कई बार ICU में मरीज को शिफ्ट करके ऑक्सीजन दी जाती है। सबसे प्रेफरेंस जो है वो हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन सांस लेने में फिर भी दिक्कत है, फिर हो सकता है वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़े। आखिर में आप श्रोताओं का कैसे मार्गदर्शन करना चाहेंगे और होम्योपैथिक आयुष इलाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यह बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होती है और उन्हीं लोगों को ज़्यादा खतरा बना रहता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसलिए जो जो तरीके मैंने बताए हैं कि अपनी इम्यूनिटी को हमेशा डेवलप करें, इसके लिए आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे हेल्दी चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें, जिसमें कि नेगेटिव न्यूज़ पढ़ने की कोशिश ना करें, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे न्यूज़ चैनल से हो, चाहे न्यूज़पेपर से हो, क्योंकि हर नेगेटिविटी हमारी इम्यूनिटी को बहुत नीचे ला देती है। हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो उसमें हमारे जो केमिकल्स है जैसे कि बीटा एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सीरोटोनिन, ये सभी केमिकल हमारे शरीर में बहुत ही लाभदायक है और इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमें इस बीमारी से बचाती है और इस बीमारी के होने के चांसेस भी हम सभी को कम हो जाते हैं। हम कभी भी अपनी इस बीमारी के बारे में बार बार बात ना करें, क्योंकि यह बीमारी के लक्षण फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हमारे अंदर पैनिकनेस बैठी रहती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम कर देती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज़ और हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो प्रिवेंशन मेजर जैसे कि मास्क हम यूज कर रहे हैं वो केवल हमें कोविड से ही नहीं बचाता। जो लाइफस्टाइल हमने चेंज किया है ये हमें केवल कोविड से ही नहीं बचाता। इस तरह से हम बहुत सारे पैथोजन और बीमारियों से बच सकते हैं और हमारा शरीर निरोगी रह सकता है, क्योंकि वो पैथोजन और वो पोल्यूशन वाले पार्टिकल है जो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रवेश ही नहीं करेंगे। कुछ मरीज फिर भी अगर बीमार रहते हैं तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी अपना रोल है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से उनको ये समझाया जाता है कि यह बीमारी ऐसी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, यह समय के साथ 14 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी और अगर कोई गंभीर लक्षण होते हैं तो आपको इलाज मिलेगा। तो इस चीज़ को हम हर मरीज को सांत्वना देते हैं। जहाँ तक होम्योपैथिक और आयुष विभाग का सवाल है, मेरी अपनी राय में ये दोनों विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब एक छोटा सा वायरस इतना तहलका मचा सकता है तो छोटी छोटी गोलियां अपना असर क्यों नहीं दिखा सकती। होम्योपैथिक विभाग में जो दवाइयां ये लोग दे रहे हैं या आयुष विभाग जो दवाइयां दे रहे हैं उससे हमारी इम्यूनिटी
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस पत्ती का हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब हमारे मरीज 10 दिन के बाद 3 दिन तक कोई भी सिम्टम नहीं दिखाते तो हमें सोच लेना चाहिए कि हम बीमारी से बाहर आ गए हैं और हमें अपना सीटी टेस्ट रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो हमें अपना कोविड टेस्ट भी रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बिना लक्षण के रहने के बाद हम अपनी काम पर लौट सकते हैं। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन और सामने आता है कि क्या कोविड बीमारी दोबारा भी हो सकती है। कोविड बीमारी दोबारा उन लोगों को हो सकती है जिनको पहले कोविड होने के बाद एंटीबॉडीज शरीर में नहीं बनी। अगर एंटीबॉडीज हमारे शरीर में जो कि नॉर्मली बन जाती है तो कोविड बीमारी दोबारा नहीं होती। वो जो कोविड टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आता है वो कुछ डेड वायरल पार्टिकल हमारे शरीर में काफ़ी महीनों तक चलते रहते हैं, उनके कारण से कोविड टेस्ट वो दोबारा पॉजिटिव शो हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें इस कोविड-19 से परिचित करवाया। थैंक्स।